ओके। हमने ना कल थोड़ा सा पढ़ा था एप्लीकेशन के बारे में। अ, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अच्छा, व्हाट इज क्लोनल प्रोपिगेशन? क्या कह रहे हैं? क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि आप जैसे फोटो कॉपी कर लेते हैं तो वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है। इसी तरह सेल है, अगर सेल एग्जैक्ट सेल एक और तरह का बन जाए उसे हम कहेंगे क्लोन। ठीक है। हाँ, ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्या है? एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है, जिसके अंदर हम जिस तरह हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जिस तरह हम बटिंग करते हैं, वो सारी एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है। इसी तरह इसके अंदर क्लोन करते हैं। क्लोन का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। इसके लिए डिफरेंट मेथड जो यूज होते हैं उसमें आप नॉर्मली जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है वो भी एक्चुअली क्लोन ही है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो नए एक्टिवेट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और उससे बाद में वो डिफरेंशिएट होके एक सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। Micropropagation is achieved through multiplication of shoot tip or axillary bud in vitro. This technique is very important in horticulture and forestry, and also that it is used to break dormancy. On many plants, they are using it. ठीक है। थ्रू आउट द ईयर इसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। इफ देयर इज अ सीजन जो वेरिएशन है, ओके, हमने इसको कंट्रोल कंडीशन में करना होता है, इसलिए इसको हम थ्रू आउट द ईयर प्लांट टिश्यू कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको से हम डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास के बारे में कल पढ़ा दिया था। क्या होती है बायोमास? बायो मीन लाइफ। हाँ। है। बायो कहते हैं लिविंग थिंग की कोई नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में। मैस मैस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नंबर। जब हम एक्सप्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट क्या होता है? जैसे कोई स्टार्ट करते हैं टिश्यू कल्चर ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। जब उस एक्सप्लांट को अब दो तरीके से हम कल्टीवेट करते हैं ना टिश्यू कल्चर के अंदर। एक तो होता है ना जिसके अंदर हम एमएस मीडिया, और वो जेल के ऊपर होता है, खास जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम एगर डालते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके ऊपर हम ऑक्सिन, साइटोकाइनन, डिफरेंट हार्मोन्स जब हम ऐड करते हैं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलस। कैलस क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। उसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। उसको मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं? और क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, इसे उसको कहते हैं बायोमास। क्या कहते हैं इसको? बायोमास। कैलस को हम बायोमास कह सकते हैं। ठीक है। जो कैलस है उसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसके अंदर, क्योंकि आपका जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है? कार्ब्स की। अच्छा, अब बायोमास हमें क्यों चाहिए होती है? आगे लिखा हुआ है बायोमास एनर्जी। इनमें बायोमास को हम यूज करते हुए कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी क्या होती है जो हम एग्रीकल्चरल वेस्ट से या बायोमास से हम बनाते हैं? वो क्या हो सकती है एनर्जी? एनर्जी किसे कहते हैं? जैसे हम कोई काम करें, एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी चीज जिससे हम काम करते हैं। पर जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तो हम चल फिर सकेंगे, तो भी काम कर सकेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है एनर्जी। ठीक है। अब इस
टिश्यू कल्चर प्लांट के अंदर जो बायोमास प्रोड्यूस होती है उससे हम एक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम कैलस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से नंबर ऑफ सेल्स, मैस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है, और उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, उस कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? थ्रू फर्मेंटेशन। किसके थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू। अब फर्मेंटेशन क्या करती है कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसको एथानॉल में कन्वर्ट कर देती है। वो एथानॉल को हम एज ए डीजल या पेट्रोल का अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इट मींस आप प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप एथानॉल प्रोडक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? दूसरा, अगर आप को पता है कि प्लांट की जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, मैंने उस दिन पढ़ाया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। उसमें क्या फर्क है बच्चे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट की हर स्पीशीज के अंदर होते हैं। कौन सी ऐसा प्लांट का केमिकल्स मेटाबॉलिज्म, पहले रिव्यू ऑफ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। उसको हम तोड़ फोड़ के अमल को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उसके दौरान कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ टूटते हैं। उसे हम कहते हैं, इस तोड़ने और टूटने के अमल को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। उसे क्या कहते हैं? अब मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो होते हैं जो दुनिया की हर स्पीशीज के अंदर वो होती है चीजें। दुनिया की हर स्पीशीज के अंदर जो चीजें होती हैं उसे हम, वो केमिकल, या प्लांट की हर स्पीशीज के अंदर कोई केमिकल हो ना जो, उसे हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन सी ऐसी चीज होती है जो प्लांट्स के अंदर, हर प्लांट के अंदर हो सकती है? वो कौन सा केमिकल है? उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन है। उसके बाद हम जनरल कैटेगरी, वो तो आप स्पेसिफिक की तरफ चले गए ना। जनरल कैटेगरी क्या है? प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, वाटर है, होता है हर, ग्लूकोज होता है, फैट्स होती हैं और ऑयल्स होती हैं। ये छह सात, या हार्मोन्स कोई होते हैं, ये सात आठ ऐसे केमिकल्स हैं। इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो तकरीबन हर प्लांट स्पीशीज के अंदर होते हैं। इसको कहते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की आपस में रिएक्शन से या तोड़ फोड़ से बनते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब ये है कि वो दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज, दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? मैंने प्राइमरी का तो बता दिया। हाँ, वो प्रोटीन, हाँ वो भी सेकेंडरी मेटा, लेकिन एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तीन मेन कैटेगरीज है। नहीं, सेकेंडरी वो तो फिर आ गया ना, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नाम हो गया उसका। मैंने जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तीन होती हैं मेन कैटेगरीज इसकी ना। एक होती है टर्पिनाइड्स, अल्कलाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन टाइप ना, एरोमा, अल्कलाइड और टर्पिनाइड्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो ये होते हैं जो आपने कहा है। ठीक है। उसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, सेफ्रॉन, फिर उसके आगे डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं, या कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है, ऑयल है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फ्लेवेनाइड्स, ट्रपिनाइड्स,
अल्कलाइड्स, उसके बाद फिर ये फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है, और उसके अलावा सैलिसाइक्लिक एसिड है। ये सारे क्या है। फिर उसके अलावा आपको लगता है कि कई ड्रग्स हैं। ड्रग्स क्या मतलब क्या होती है, जो मेडिसिन है, क्या, मेडिसिन। मेडिसिन है जो हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, उनमें ये जो मलेरिया के अगेंस्ट हम जो मेडिसिन यूज करते हैं। फिर आपका और कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको मेडिसिन के तौर पर हम इनटेक करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर इवन ये जो हम करते हैं एज ए टेबलेट्स खाते हैं, ये विटामिन विटामिन जो होते हैं ये आपके, ये सारे के सारे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अच्छा, अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अगर हमने बहुत ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करना है, हमने एक फैक्ट्री लगानी है बच्चे, आप बिजनेस मैन है, आपने एक फैक्ट्री लगानी है। अब आप चाहते हैं कि यार मैं ना एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसको आइसोलेट करूंगा प्लांट में से, फिर मैं उसको यूज करूंगा एज ए मेडिसिन के तौर पर, उसको टैबलेट बना के बेचूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने ना ऐसे मेटाबोलाइट्स, ऐसा प्लांट स्पीशीज लेंगे जो वो मेटाबोलाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, लेकिन हर प्लांट हर टाइम वो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं करता। अगर एक प्लांट है ना, अगर वो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है तो एक खास टाइमिंग के दौरान प्रोड्यूस करता है, ये नहीं कि वो हर टाइम पर। फर्ज किया आप कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, पौधा है, सैलिसाइक्लिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सैलिसाइक्लिक एसिड पौधा तब प्रोड्यूस करता है जब पैथोजन का अटैक होगा। जिस आप प्लांट पैथोलॉजी के हैं, आपको पता होना चाहिए कि सैलिसाइक्लिक एसिड प्लांट के अंदर कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन पैथोजन अटैक करता है तो सैलिसाइक्लिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। इस तरह जस्मोनिक एसिड है, एथाइलिन है, या ये जिस तरह के जो डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, या कोई और कंपाउंड्स है ड्रापनिंग हो रही होती है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ऑल द टाइम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते रहे, या जब हम चाहें तब वो प्रोड्यूस हो। वो कैसे हो सकता है। एपिजेनेटिक्स, ये क्या है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होती है, इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंस होने की वजह से जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ जाना, उसे क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक्स। फर्ज किया हमारे पास एक केमिकल है, हमारे पास क्या है, ए से बी एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बी सिंथेज एक एंजाइम है, वो इसको बनाता है। हम चाहते हैं कि ए है प्लांट के अंदर, हम बी सिंथेज वाला जो एंजाइम है ना, उसका जीन ओवर एक्सप्रेस करवा दें। अब हमें पता चला कि ये जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, वो उस वक्त एक्टिव होता है जब प्लांट के अंदर हम एथेनॉल की स्प्रे करें। क्या करें, या हम कोई एस्टर एस्टर है कोई उसकी स्प्रे कर दें, या हम कोई ऐसा HCl है या कोई ऐसी ट्रीटमेंट करें, या कोई ऐसा जिससे इस जीन की एपिजेनेटिक्स चेंज हो जाए। इस जीन की एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन के एक्सप्रेशन के अंदर तेजी आ जाए। तो ये क्या होगा कि ए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इवन एट कैलस स्टेज, इवन एट। अब हमें पौधा नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, केमिकल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फर्ज किया हमने कहा कि इस पौधे इस कैलस को के अंदर हमने एक एथेनॉल ऐड कर दिया, उसने जाके इस जीन के एक्सप्रेशन को इनहांस कर दिया, और ए भी हमने उस मीडिया के अंदर डाल दिया। जरा ए होगा तो बी बनेगा ना, कोई उसका प्रिकर्सर होगा तो ही बी बनेगा। अगर ईंटें नहीं है, पत्ती नहीं है, चाय कैसे बनेगी। इट मीन अगर हमें चाय ज्यादा तादाद में बनानी है तो हमें पत्ती भी ज्यादा चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास बर्नर भी हो, मिल्क भी हो, हर शय हो, पत्ती नहीं है, ठीक है।
बर्नर क्या है, वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है हमारे पास। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे। हम नेचुरल पौधों के अंदर वो केमिकल ऐड कर देंगे, जिस या नेचुरली भी ए प्रोड्यूस हो रहा होगा, पर क्या वो बड़ी तो छोटी तादाद में प्रोड्यूस हो रहा है। हम उसी टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर वो ए डाल दें। वो सब फर्ज किया वो चीप है, वो सस्ता है। फर्ज किया वो सस्ती सी एक केमिकल है। लेकिन जब वो केमिकल इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक बड़ा एक्सपेंसिव केमिकल बन जाता है। मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको। हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर वो कंडीशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर हमने देखा ओके, अब यहां पर सिर्फ हमने ना अकेली प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं यूज पढ़नी, यहां पर केमिस्ट्री भी पढ़नी है। कैसे? हमने ये देखना है कि ये जो एंजाइम है कितनी देर में ए केमिकल को बी केमिकल के अंदर कन्वर्ट करेगा। टाइम, काइनेटिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, वो जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब ये है, ये एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है चीजें। अच्छा, एक फिर इसको एक बायो रिएक्टर होता है, क्या होता है? अच्छा, उसके अंदर फिर हमने देखना है कि कितना टेम्परेचर रखा जाए, कितनी उसकी ह्यूमिडिटी रखी जाए, कितनी, अगर वो ज्यादा कैलस हम बना रहे हैं, हम उसके अंदर जेल नहीं डाल रहे, लिक्विड है, वो मूव भी कर रहा है ताकि उसको ऑक्सीजनेशन भी चाहिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ना हो अंदर। और वो पूरा एक बायो रिएक्टर, उसको क्या कहते हैं? बायो रिएक्टर। एक ऐसी चीज है जहां पर रिएक्शन हो रहा है और बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है, और एक क्लोज कंटेनर है उसे। उसकी हमने काइनेटिक्स भी देखनी है, उसके अंदर रिएक्शंस कितने, उसके हाँ। फिर हमने ये भी देखना है कि कहीं हमने उसके अंदर कोई ज्यादा एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? सेल बस्ट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। नहीं लगी समझ? अच्छा, और हमें ये भी पता है कि यार ये एक बार, आपको पता है हर केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही काइनेटिक्स होती है। कि फर्ज किया ये ए कंपाउंड है, ये तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब एक ये जो बी प्रोड्यूस हो रहा है, एक खास जगह पर जाकर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब उसमें ए खत्म हो गया शुरू, या वो सेल डेड होने शुरू हो गए। अब उसके बाद वो बी नहीं बनेगा, उसके बाद अब बी, वो एक हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, हर चीज की एक। पर क्या आपको कहें यार आपने डेली 24 घंटे काम करना है, तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप डेली 8 घंटे काम करेंगे, अगले दिन फिर 8 घंटे काम करेंगे, तो आप अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन इकट्ठे 16 घंटे काम करना पड़ेगा तो। इसलिए इस बायो रिएक्टर की काइनेटिक्स भी हमने देखनी है कि उसके अंदर अच्छा वो सेल, उस मीडिया के अंदर जो मीडिया हमने डाला है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितने नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, कितने सेल को मल्टीप्लाई कर सकता है, कितना केमिकल प्रोड्यूस, ये है सारी वो केमिस्ट्री इसके अंदर। सेल डिवीजन हो रही है, उसके बाद हीट अजारा, आपको पता है ना, हर चीज जो काम कर रहे होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। आप यहां सुन भी रहे हैं तो आपकी एनर्जी यूज हो रही है। केमिकल रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना। इट मीन अगर ये ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस दौरान हीट प्रोड्यूस भी हो रही है, हीट अब्सॉर्ब भी हो रही है। पूरे ओवरऑल सेल के अंदर वो पूरा एक साइकिल है। इसके फार्मूलाज होते हैं, इसके कुछ। अच्छा, और वो कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं लोग। अच्छा यार इतनी बायोमास प्रोड्यूस हुई है, तो इससे इतना केमिकल प्रोड्यूस हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? मिनिमम इनपुट्स, मैक्सिमम, ये यही कहानी है। हर जगह यही कहानी है रिसर्च की। रिसर्च की कहानी क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, मैक्सिमम आउट, ये जहर ना बने, वो क्या ना बने, जहर ना बने। क्या वो जहर नहीं बनेगी, उस वक्त तक कोई बकवास लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। अच्छा, इस तरह हम प्लांट टिश्यू कल्चर को ऐसे फैक्ट्रियां बना सकते हैं टू प्रोड्यूस
ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन। ठीक है, समझ आ रही है? लेकिन उसके लिए आपको ये कहानी, आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर का नॉलेज, कैलस कैसे प्रोड्यूस होती है, कैलस साइटोकाइन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी डाल दी है, फिर उसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, काइनेटिक्स को कैसे मेजर करना है, क्या हम काइनेटिक्स, उसकी काइनेटिक्स जो सेलुलर काइनेटिक्स है या रिएक्शन की काइनेटिक्स है या इसकी चीजों की वो जो उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि अब सेल जो है वो एक खास लेवल के ऊपर वो करता है, वो चीजें हैं वो, उसके बाद फिर वो उसके बाद तक वो काम करती है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। बायो, ये इस तरह के होते हैं बच्चे। ठीक है, ये देख सिंपल सा बता दिया मैंने। ठीक है, ये इस तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर वो सारी कंट्रोल कंडीशंस मेंटेन रखते हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक है, और इवन इसको बड़े लेवल पे बनाना है तो ये इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी बनाई हुई है यहाँ पर ना। ह्यूमन बॉडी आ गई। वो भी है इसके अंदर ना, वो सारी काइनेटिक्स होती है। इसको हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर को बायोलॉजी को यूज करते हुए कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जो कि हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए अच्छा, इवन हम वी कैन नॉट ओनली यूज प्लांट्स, कैन वी यूज अदर स्पीशीज। हम एलजी यूज कर सकते हैं, हम फंजाई यूज कर सकते हैं, हम यीस्ट यूज कर सकते हैं इन बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, उनके अंदर भी तो कई ऐसे मेटाबोलाइट्स दे कैन प्रोड्यूस। समझ आ गई आपको? अच्छा, ये है प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस। हम इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये अब अच्छा, अब माइक्रो एप्लीकेशन जो है ना, यानी मैनी स्पीशीज है लाइक एलेक्ट्रिसिटी, ये जो सारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज यूजफुल फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। फिर है आपका रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम इसके थ्रू बायोमास जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है कि हम इसको बार बार यूज कर सकते। आपके पास एक लीफ का एक सेल भी है ना, उससे हम बहुत ज्यादा तादाद में बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे आपकी आने वाली जनरेशन की वो जो है ना उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्कैंडी मेटाबोलाइट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हम इसको मैनी जो आपके है ना मेटाबोलाइट्स जो है स्कैंडी मेटाबोलाइट्स, वो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ मैनी यूजफुल कंपाउंड लाइक अल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड्स हैं एंड मैनी अदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैस्मीन, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट्स कैन बी डन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो कहानी मैंने बताई थी कि एपिजेनेटिक्स के थ्रू वो जीन्स का तड़का, वो एक्सप्रेशन, वो कहानी, वो प्लांट्स कैसे वर्क करेगा, वो कहानी जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो उसके लिए फिर कुछ एनालिसिस होते हैं। हमें वो चीजें समझ में, आप नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा कि फिजियोलॉजी आप हम ये एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उससे हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये टिश्यू कल्चर के अंदर ये केमिकल ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो वो किस कंडीशन में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये सारी साथ साथ कहानी इंशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा, अब है कि इन जनरल स्कैटरिंग मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सेल कल्चर आर rather small in amount by clonal selection. The particularly high yielding clonal cells can be isolated. वो कैसे किया जा सकता है? थ्रू
एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन थ्रू। फिर ये सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है? सोमा सोमैटिक सेल क्लोन, जब हम सोमैटिक सेल को क्लोन करते हैं, कॉपीज बनाते हैं, उस दौरान जो वेरिएशंस आती है उसे हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहती है। दो तरह की वेरिएशन हो सकती है पौधों के अंदर बच्चे, एक होगी एपिजेनेटिक्स वेरिएशन और दूसरा, नहीं वैसे वो तो अभी यही है, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, दो तरह की वेरिएशन हो सकती है टिश्यू कल्चर के अंदर। एक तो हो गया वो उसके जीन के अंदर म्यूटेशन आए, जीन के अंदर म्यूटेशन ना आए लेकिन जीन की एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आए, उसे हम कहेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशंस। अच्छा, अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी कि जब अगर आप एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए और उससे पौधा रीजनरेट हो जाए नया, अब वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी, उसे हम एक नई वैरायटी भी डेवलप कर सकते हैं प्लांट की, के अंदर चेंज आ जाए एक जीन के अंदर। अच्छा, अब जीन के अंदर कैसे चेंज आएगी? अच्छा, अब मैं अब यहाँ पर 60-70 स्टूडेंट हो, उसको कहूँ मैं, आपको कहूँ यार आप लोगों ने ना यहाँ रोल नंबर वाइज बैठना है, ठीक है? आपने क्या बैठना है? रोल नंबर वाइज। और आपके पास 15 मिनट है तो आप इतनी बैठ जाओगे, अरेंज होके बैठ जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके पास 2 मिनट है, 70 स्टूडेंट है, जल्दी से बैठ जाओ रोल नंबर वाइज, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगी। 55 नंबर आओ तो 55 तो भी बैठ सकता है, 55 वाला 60 में भी बैठ सकता है। इससे क्या होगी? जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। जब हम ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेट मीडिया के अंदर डालते हैं ना, तो वो क्या करता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशंस आ जाती हैं, और वो वेरिएशन फिर अगली जनरेशन में चली जाए तो वो वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो लीथल भी हो सकती है और बेनिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने उसमें से वो प्लांट सेलेक्ट करने होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। उसकी फिर हम सेल्फिंग करके 2-3-4 साल, और वो म्यूटेशन को हम होमोजाइगस कर देते हैं। फिर हमारे पास एक ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाती है जो कि एक खास पैथोजन के अगेंस्ट या एक खास मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रही है वो, या एक खास किस्म का वो ड्राउट टॉलरेंस का मैकेनिज्म है उसके अंदर, एक खास किस्म का हीट टॉलरेंस मैकेनिज्म डेवलप हो गया उसके अंदर। समझ आ गई? इस तरह हम प्लांट्स की वैरायटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया इसके अंदर ना? समझ आ रही है? अच्छा, वेरिएबल जनरेटेड बाय द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर हैज बीन टर्म्ड एज द सोमाक्लोनल वेरिएशंस। अच्छा, genetic variation is due to cells of various polarity level and genetic constitution of the initial explant, और may also be developed due to different culture condition की वजह से भी इसके अंदर। So kind of variation may show some useful characters such as resistance to particular disease, herbicide resistance, वही मैं कहानी जो अभी तक आपको बताई है। तो टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर आपको होमोक्लोनल वेरिएशन नजर आ रही है? ये जो सेल है, ये जो प्लांट का पेटल का कलर है, ये और इसकी पैटर्न डिफरेंट है कि एक तरह के? इसलिए यहाँ पर है, ये देखिए ना, यहाँ पर इसके और तरह का कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है, और ये सिमिलरली आपको ये इसके अंदर टोटल, ये वो सोमा कोलोनल। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जो हमें पता नहीं चल रहा कि वेरिएशन है कहाँ। ये आपने कहते हैं ना तंग, नहीं जिस तरह कपड़ों के ऊपर तंज करते हैं, आपने ना इन पौधों को तंज करना है। यार तेरा ना कलर डिफरेंट है, तेरा डिफरेंट है, तेरा कलर चेंज हो गया, तेरी शेप चेंज हो गई है। जब आप इस तरीके से हर एक को एक दूसरे, ये दो चारों पांचों को एक दूसरे से ऑब्जर्व करोगे ना, फिर आपकी इसलिए मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए एक साइंटिस्ट के लिए। ऑब्जर्वेशन मैटर करती है एक साइंटिस्ट के लिए, क्या मैटर करती है? ऑब्जर्वेशन।
समझ आ गई आपको? अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की ना इसके अंदर इवन आपके, अब मैं एक और बताता हूँ सोमा क्लोनल वेरिएशन की एक, ये देखिए लीफ के अंदर वेरिएशन, ये सारी टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट है। अब ये ग्रीन है, ये उससे पौधे ग्रो हुई है, और हर पौधे के अंदर आपको डिफरेंट तरह की लीफ के अंदर वेरिएशन आ गई। इसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। समझ आ रही है क्या होती है सोमा क्लोनल वेरिएशन? हर सेल के अंदर एपिजेनेटिक सिग्नल स्विच, कुछ और जीन ऑन हो गए, किसी जगह ऑफ हो गए, कुछ डिफरेंट तरह के जीन ऑन हो गए, कुछ डिफरेंट तरह के ऑफ हो गए, उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो गया। समझ आ रही है आपको? अच्छा, आगे आ गया सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सिंथेटिक सीड। हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं? एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द अगर हम एलिगनेट मीडियम ऐड कर देना, तो उससे वो सीड कोड बन जाता है, और उसको हम बहुत अर्सा तक स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, सोमैटिक एम्ब्रियो इज आर्टिफिशियल प्रोसेस इन व्हिच द प्लांट्स आर एम्ब्रियो इज ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सोमैटिक सेल or group of somatic cells. Somatic embryos are formed from plant cells that are not normally involved in the development of the embryo, जिस तरह somatic cells होते हैं। The somatic embryo can be encapsulated. Encapsulated का मतलब है सीड कोड उसके इर्द गिर्द बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली। वो कैसे? उसके लिए सोडियम लिग्नेट, लिग्नेट का एक मीडियम होता है, उसके अंदर वो उसको रखते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द आर्टिफिशियल सीड हो जाता है, उसको हम सिंथेटिक सीड भी कहते हैं। ठीक है। Application of this process includes cloning of genetically uniform plant material, pathogens की elimination, genetic transformation, हम जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसके थ्रू ना, and development of synthetic seed technology. The artificial seed production is also desirable in case of asexually propagated plants जो होते हैं, जो सिर्फ asexually propagate होते हैं उनके लिए। तो इट मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि दे कैन डू रेवोल्यूशनाइज इन मैनी थिंग्स। ठीक है। अगर आपके पास प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है ना, आप उसको यूज करते हुए, आपके पास ये एक फैसिलिटी है, आप बहुत अच्छी किस्म की रिसर्च कर सकते हो। पहली चीज यह है कि आपके पास एक लैब होनी चाहिए, और उसके अंदर आपके पास, अब आप डेली आप सोचे यार हाँ ये मैं ये एक्सपेरिमेंट ना करके देखूं, देयर आप पॉसिबिलिटी। जब आप एक अच्छी लैब में जाते हो ना, वहां आप सोचते रहते हो डेली, जब आपका काम ही ये है, आपने जाना सुबह, आपने सोचा यार आज मैं क्या किया जाए, तो डिफरेंट किया जाए, डिफरेंट प्रोजेक्ट लिखा जाए। मैं अच्छा ये मैं लिख के देता हूँ, और यूनिवर्सिटी को कहता हूँ या फंडिंग एजेंसी को कहता हूँ ये मुझे पैसे इस तरह के दे दो, मैं ये केमिकल, और उससे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जो रिसर्चर है ये करता है। रिसर्चर का काम, जब आप किसी जगह रिसर्चर लग जाते हैं यूब रिसर्च में, या किसी बड़े इदारे में रिसर्चर लग जाते हैं, किसी इंटरनेशनल की यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे होते हैं, तो डेली आपका काम ये होता है कि आपने सोचना होता है कि अच्छा यार मैंने कोई नई चीज डेवलप करनी है, मैंने कोई कोई रिसर्च करनी है, मैं क्या करूं। उसके लिए फिर आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, फिर आप आइडियाज आते हैं, उस आइडियाज को लिखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को आप लिखते हो कि यार ये इतनी मुझे केमिकल चाहिए, उसके लिए इतने खर्चा चाहिए, और इससे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। ठीक है। और फिर ये भी बताओ कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के दौरान ये भी हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो सकती है, अगर इसके अंदर ये चेंज आई तो ये भी हो सकता है। आपने पूरी फ्यूचर आउटकम भी देने होते हैं। हाँ, देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वीकनेस क्या हो सकती है इस टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस के दौरान क्या ऐसा हर्डल आ सकता है, वो भी आपने बताना होता है। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये ना हो गए वो कहे उन्होंने सिर्फ सीधी सीधी गल दस दो ये भी डेवलप हो जाएगा, ये भी, उसके बाद वो कहें दसो कितने है, तो आपने कहना कि ये मैंने पहले बताया था, ये चीजें भी हो सकती है, ये चीजें भी हो सकती है, ये चीजें भी हो सकती है, लेकिन उसका लॉजिकल बताना है। ये नहीं कि अन्य भाव बता देना कि अच्छा यार ये हो जाए। तो फिर वो आपको बड़े तरीके से सोच समझ के, फिर वो और एक्सपर्ट्स को के पास वो आपका प्रोजेक्ट जाता है, तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं कि क्या वाकई आप लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट लिखा है वो वायबल भी है, या अभी कहानियां लंबियां छटियां हुई हैं। समझ आ गई ना आपको? फिर आपकी वो एक्सपर्टीज भी देखते हैं कि क्या आपके अंदर वो एक्सपर्टीज भी है, क्या आपने उस रेलेवेंट फील्ड में स्टडी की हुई है, या आपने वो रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का ये जो कर रहा है। ठीक है। तो ये साइंटिस्ट बनने के लिए ना, आपको जब आप किसी अच्छी लैब्स में जाते हैं तो वहाँ हर रोज यही बातें होती हैं। अच्छा ये मैंने ये कर लिया, ये मैंने करा, ये करना चाहता हूँ, तो सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन हो रही है,
ये ये तो इधर इधर तो हमारे तो डिस्कशन ही होता नहीं होती है ना। तो वहां पर आप हमारे निजी में तो हमारे डेली बड़ी अच्छी डिस्कशन होती होती थी, हम लैब्स की मीटिंग होती थी। हम तो बड़ा अच्छा अच्छा काम करते थे यार। इधर तो पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में हम निकम्मे ऐसा टीचर, हमने माहौल ऐसा नहीं बनाया हुआ। अगर हम बनाना चाहते स्टूडेंट भाग जाते, आते नहीं है फिर। ठीक है। अब वो नहीं समझ आती कि वो भाग क्यों जाते हैं बच्चे, ऐसा क्यों होता है। अच्छा चले, तो ये क्या है? प्लांट रीजनरेशन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस जो फ्रॉम लीफ एक्सप्लांट्स ऑफ निकोला। ठीक है। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम अ लीफ एक्सप्लांट ऑफ, ये वाला है 2 मंथ के ऊपर। डायरेक्ट जो बी है, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम लीफ एक्सप्लांट ऑफ निकोला टू आफ्टर 2 मंथ ऑफ कल्चर। सी में क्या है कि सेवरल मेच्योर लीफ डिस्क, सी और डी है ना उसकी मेच्योर, ये वो सारे कैलस है और वो चीजें बताई हुई है। Using embryo culture, zygotic culture, where the seed dormancy period can be reduced or eliminated, and the breeding cycle can be shortened in many of the plants. The life cycle of Aries was reduced from 2 to 3 years to less than a 1 year. आपको पता है कई ऐसे सीड्स होते हैं जिनको सीड जब बन जाता है तो वो कई कई साल तक जर्मिनेट नहीं होते, जिस तरह आयरस का सीड है वो 3 साल तक जर्मिनेट। अच्छा, लेकिन अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियो बना लें उसके, आयरस के, और उसको फौरन भी जर्मिनेट करवाया जा सकता है। इट मीन हम डॉर्मेंसी को, जो सीड की डॉर्मेंसी को 2 से 3 साल की बजाय एक या थोड़े से अरसे में हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि हम एक प्लांट है उसका जो सीड है वो 3 साल बाद जर्मिनेट होना है, आप टिश्यू कल्चर के थ्रू उसका एम्ब्रियो बनाते हो और वो फौरन जर्मिनेट करवा करवा सकते हैं। फास्ट है, ठीक है। तो एम्ब्रियो अबॉर्शन, अच्छा एम्ब्रियो अबॉर्शन क्या होता है? वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर रहा, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो की तरफ बन रहा था कि एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया, डेड हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है? हमने, अब हमें पता है कि इस प्लांट के अंदर एम्ब्रियो जो है ना जाइगोट बनने के 3 हफ्ते बाद अबॉर्ट हो जाता है। हम 2 हफ्ते से पहले उसमें से एम्ब्रियो को निकालें, एम्ब्रियो को निकालें, एम्ब्रियो को रेस्क्यू करें, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो मरने वाला है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द दुश्मन आए हुए हैं, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द दुश्मन है जो उसको मार देंगे। अब हमने उस एम्ब्रियो को वहां से निकाला, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबीज होती है, ठीक है। हमने उसको से निकाला, उसको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर वो तमाम कंडीशंस उनको दी उस एम्ब्रियो को जो उसको सही चाहिए थी कंडीशन, जिससे वो सीड बनेगा, उसे मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। इसे कहते हैं एम्ब्रियो अबॉर्शन से बचाना। इन अनसक्सेसफुल का मे बी रिकवर्ड बाय कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है। अच्छा नॉर्मली आपको पता है कि जो हाइब्रिड होते हैं ना उसके अंदर ऐसा होता है, अगर एक ही प्लांट है उसी का पॉलिनेशन हो और एग फर्टिलाइज करें तो नॉर्मली सीड बन जाता है। लेकिन अगर हम डिफरेंट जो स्पीशीज है उनका आपस में क्रॉस कराएं, ठीक है, उससे जो अब हाइब्रिड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसका सर्वाइवल थोड़ा सा, आप तो सच आप तो हैं प्लांट पैथोलॉजी आप, अच्छा प्लांट ब्रीडिंग का नहीं है आप, ठीक है। अच्छा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर ये होता है कि प्लॉइडी लेवल क्या होता है कि अगर आपने सीडलेस किनू बनाना है तो क्या करेंगे? एक मेथड है, बल्कि एक हमारे पास एक स्पीशीज है जिनका नाम 2N है। एक स्पीशीज है जिसका है 4N, 4C, सॉरी 4C। इसका टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर, इस 4C को हम 2N कहेंगे और इसको भी 2N कहेंगे। नहीं लगे समझ आएगी? इसे कहते हैं प्लाइडी लेवल। क्या कहते हैं इसको? प्लाइडी। इसकी कितनी है? इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए ये 2N है।
लेकिन इससे जब मियोसिस होगी तो क्या होगा, 1n होगा। लेकिन 1n के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब इसके अंदर जब मियोसिस होगी तो ये भी 1n होगा। लेकिन इसके अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ऐसे ही है। इससे अगर पॉलन ग्रेन बनेगा तो 2C होगा उसके अंदर। इसके अंदर अगर इस पॉलन ग्रेन का इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन कराई जाए, क्रॉस पॉलिनेशन कराई जाए, तो क्या बनेगा, 3C। 3C नॉर्मली या तो 2C या 4G या 6C ये सरवाइव करते हैं। 3C वाला ना नॉर्मली प्लांट प्रोड्यूस तो होगा, फ्रूट बनेगा, लेकिन सीडलेस होगा। क्या होगा, क्या होगा, सीडलेस फ्रूट होगा वो। ठीक है। तो इस तरह हम सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं। अच्छा, अगर हम इनका क्रॉस कराने के बाद जो जाइगोट है उसको कल्चर कर लें, मे भी हम 3C वाला कोई प्लांट ही प्रोड्यूस कर लें। 3C वाला प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है बच्चे, टिश्यू कल्चर से हो जाएगा। सीड, ज्यादा सीड तो नहीं बनेगा, लेकिन इन दोनों को हम करा के ना कोई इसका आपको पता है कि इस 1C वाले से 1n वाला जो पॉलन ग्रीन है, इससे अगर प्लांट बने तो वो प्लांट कौन सा होगा, हैप्लाइड। हैप्लाइड प्लांट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ आई। सरवाइव करता है कि, आपको एक पूरा लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, अप्लाइड प्लांट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अप्लाइड प्लांट कैसे बनाते हैं वो उसके ऊपर पूरा एक, देखो प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन चेक करें आप। इफ यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी गुड टिश्यू कल्चर लैब, और गवर्नमेंट आपको बड़ी अच्छी फंड दे रही है और आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि यार एक अच्छी लैब बन गई है, मिल गई है आपके पास, आप उसके इंचार्ज हैं, और अब आपने ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने अपने स्टूडेंट से, और आपने खुद करने हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स यू विल, ठीक है, लर्न करेंगे, नेचर को एक्सप्लोर करोगे, क्या हो रहा है नेचर के अंदर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह का काम हम कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर लैब। समझ आ रही है आपको, ये मैं वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो हम कर सकते हैं। समझ आ गई। इसको पढ़ सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज, कैसे कैसी नई रिसर्च, कैसी कैसी इनोवेशन आप कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड प्लांट आ गया, वही जो मैंने कहा था अभी आपको। जी, अप्लाइड प्लांट कैन बी प्लांट थ्रू एंथर और पॉलन कल्चर, इसको एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, थ्रू विच ओवरीज आर ओव्यूल कल्चर। हम इसको क्या कहते हैं, एंड्रोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, पॉलन कल्चर भी इसको कहते हैं, पॉलन को हम कल्चर कराते हैं। अच्छा, पॉलन के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन के बाद क्या बनता है, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है। अच्छा, अगर पॉलन ग्रेन बन जाए तो क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। अब ये वो कंडीशन है, यहां पर आपने क्या करना है कि पॉलन ट्यूब नहीं बनने देनी, उसको कन्वर्ट कर देना है सेल डिवीजन के अंदर, माइटोसिस के अंदर। नहीं लगी समझ, जब हम उसके अंदर एक चारकोल टाइप एक कंपाउंड ऐड करते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन जो होता है ना, उसके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, उसकी कैलस बन जाती है, उसमें नया पौधा हम बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एंडोजेंसस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनयूप्लॉइड। जी बच्चे, इसको कैसे स्टडी करेंगे, एनयूप्लॉइड क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, प्लाइड से। अच्छा, कल ना मुझे मेरे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा जी, ये अ, एक मेरे कल वैसे गल हो रही हुई, सब्जियां जो है ना वो बाजार से जब लेकर आते हैं तो वो गंदी होती है, गंदे पानी से। हम ना एक्चुअली वो रावी के पास जा रहे थे, गंदा नाला था, वो रावी के अंदर जा रहा था। मैं क्या, देखो ये दरिया को पोल्यूट कर रहे हैं, इसे इसे जब जहाँ फसलों में जाएगा ये पानी,
उससे सब्जियां बनेंगी, और वो सब्जियां गंदी सब्जियां होंगी, और उसके अंदर सारे वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होंगे। अब मेरे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं क्या इसका हल है कि हम ना अपनी सब्जियां ग्रो करें। बेटा मेरे कहता अभी अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब घर में तो जगह ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? घर पूरा मोहल्ला इकट्ठा साफ पानी से सब्जियां ग्रो कर ले। अच्छा, मैं क्या, हाँ तू बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं क्या, पता है इसको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव। अब मैंने उन्होंने छोटे से बच्चों की पता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में उन्होंने क्या को, मतलब कई लोग मिलकर ऑपरेशन, इकट्ठा ऑपरेशन कर रहे हैं, इकट्ठा मिलके कोई काम, टीम वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो एग्री किचन गार्डनिंग की। अच्छा, अब ये एन यू प्लाइड का लफ्ज का मतलब अब आपने देखना है। प्लाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भी अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वन सी, अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, प्लाइडी लेवल उसे क्या कहते हैं? प्लाइडी लेवल। यू का मतलब है जी, आजे आजे बैठे। अच्छा, अब भी एन यू प्लाइडी, और ये जो है ना, ये सारी की सारी इसको हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब एन एन का मतलब हो गया एलो और एट, ठीक है। इसके अंदर हम ट्रू प्लाइडी सिंगल सेल ऑफ क्रोमोसोम्स वाले। अच्छा, इसको आप ऐसे याद करेंगे, मोनोसोमिक, न्यूलीसोमिक, ट्राइसोमिक। इसके अभी मीनिंग नहीं मुझे आता, लेकिन आप लोगों ने ना इसके मीनिंग से आपने इसका मतलब मालूम करना है कि ये क्या होते हैं। नली का मतलब क्या होता है? अच्छा, ट्राई का मतलब थ्री, वो मैंने ट्राई जिस तरह हमने कहा था ट्रिप्लॉइड वाला ना। तो हम इस तरह की ये सारी चीजें इसके, और इसके अंदर में। अच्छा, डबलिंग कैसे कर सकते हैं? डबलिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अक्सर प्लांट जो होते हैं ना हमारे, वो टेट्राप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चार क्या होते हैं उसमें? चार सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पर ये एक सेट है। अगर 23 है, फिर 23 है, फिर 23 है, फिर 23 है, अब ये क्या हो गया? टेट्राप्लॉइड। अगर हमारी गंदम है, जो गंदम है ना, उसके अंदर छह छह क्रोमोसोम, सात क्रोमोसोम होते हैं। अगर सात सात सात, ये कितने हो गए? ये टेट्राप्लॉइड। अच्छा, लेकिन अगर ये हो हेक्साप्लॉइड, सेवन क्रोमोसोम्स, सात सात 14, सात 21, सात 28, सात 35, सात 42, 42। लेकिन है ये हेक्साप्लॉइड, है क्या ये? हेक्साप्लॉइड। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसको हम कहते हैं हेक्साप्लॉइड। ठीक है। अच्छा, अब क्या हम नेचुरली, नॉर्मली जो प्लांट हमारे होते हैं, हम ह्यूमन क्या होते हैं? डिप्लॉइड। हमारे क्या, हम क्या होते हैं? 23, 23, ये दो सेट होते हैं। क्या हम टेट्राप्लाइड बना सकते हैं ह्यूमन को? प्लांट्स को बना सकते हैं, बनाते हैं लोग। कैसे बनाएंगे? क्या उसका तरीका ये हो सकता है, आपकी बात ठीक है, कि फर्ज किया हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए हमारे पास 2n और 2n वाले दो सेल्स हैं। क्या है? 2n और 2n वाले दो सेल्स हैं। उनको एक क्यूबड में डाला, बच्चे, उसको क्या लगा, एक क्यूबड में डाला, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। जब इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो ये दोनों सेल, सेल मेम्ब्रेन आपस में, प्रोटोप्लास्ट, पहले हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करेंगे इनका। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? सेल, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। हम इन दोनों का पहले तो प्रोटोप्लास्ट पैदा करेंगे,
फिर इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, जिससे इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी और ये 2n इसके अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास एक सेल होगा जिसके अंदर 4n है। फिर इसको हम आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा कि नया प्लांट बन जाएगा, दैट इज टेट्राफ्लाइट। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि हमारे पास एक प्लांट है जिसके अंदर 8C है। 8C का मतलब क्या होगा? 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर, और उसको 8 को हम कहेंगे 2n। नहीं, वो और होती है माइटोसिस और मियोसिस वाली जो कहानी है ना, वो और है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जितने पहले क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही, अगर हम इसकी माइटोसिस होगी तो क्या होगा, इधर भी 8 सेल हो, 8C होगा, इधर भी 8C होगा, ऐसे ही है। और ये भी 2n होगा, और ये भी, अगर ये शुरू में 2n है, ये माइटोसिस में ऐसा होगा। लेकिन अगर इसके अंदर मियोसिस होगी तो इससे 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा, चार बनेंगे 4C वाले। ये 2n है, ये 1n है, ये 1n है, ये 1n है, और ये 1n। ऐसा ही है। हालांकि इसके अंदर चार सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये होगा 1n दूसरी टर्म्स में। दूसरी जो मियोसिस और माइटोसिस वाली टर्म्स हैं, उसके मुताबिक ये क्या होंगे। अच्छा, अगर हमारे पास एक कॉलम ग्रेन ऐसा है जिसके अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और दूसरा कॉलम ग्रेन ऐसा है जिसके अंदर 2 सेट, और ये 4C है ना, यहाँ पर भी 2C है, यहाँ पे 2C है। यहाँ पर अगर 4C वाला है, जिससे क्या बनेगा, एक ये कॉलम ग्रेन बना हमारे पास, एक ये कॉलम ग्रेन है, इनका आपस में ट्रांसपोजिशन की तो क्या बनेगा, 6C। क्या बनेगा, हेक्साप्लॉइड बन जाएगा। क्या नेचर में ऐसा होता है? होता है। नेचर में जेनेटिक रिमिक्सिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन नेचर में क्योंकि इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते, अक्सर ये आपस में क्रॉस करते हैं, लेकिन इनका जो एम्ब्रियो है ना, सरवाइव नहीं करता, अबॉर्शन हो जाती है उसकी, क्या हो जाती है। लेकिन लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर एक हॉस्पिटल है जो कि जो अबॉर्शन वाले एम्ब्रियो होते हैं ना, उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन जो इस तरह के क्रॉस होते हैं ना, उनको फिर टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको आईसीयू में रखते हैं, उसको क्या रखते हैं, एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर लेते हैं, उसको के एम्ब्रियो को रेस्क्यू करके उसको आर्टिफिशियल आईसीयू में, प्लांट टिश्यू कल्चर इज जस्ट लाइक आईसीयू फॉर दीज एम्ब्रियोज, ठीक है। और उसको रखते हैं, और वहां पर हम वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया देते हैं उसके ऊपर, और उससे वो क्या होता है, सर्वाइवल हो जाता है। समझ आ गई आपको? तो इस तरह हम प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए we can do miracles. If you have a plant tissue culture lab, you can do lot of things, ठीक है। आप ऐसी ऐसी कहानी, ऐसे ऐसे नए प्लांट्स, ऐसे ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट, इन्हीं के थ्रू हम इसको। अच्छा, अब ये जो है अभी जी जी, सर वो 4C और डिप्लॉयड टू है, हाँ तो पीछे वो 2C एंड 2N कैसे होगा, इसको भी सिंगल एंड वन है। हाँ, ये वाला है। अगर ये मियोसिस हो रही है, अगर माइटोसिस है वो 4N तो इसमें 4C या 3 4C होगा, और ये 2N होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब कहानी ये है कि जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है ना, उसको जीनोम साइज कहते हैं। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जितना डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम साइज, ठीक है। अच्छा, इसको अपना मैं ना
थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग वाला इनका कोर्स है वो पढ़ा दूं, ये टिश्यू कल्चर वाला। बाकी फिर हम, आप बैठे रहे, इनको मैं पढ़ा देता हूँ।